नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं एडवोकेट दीपक कुमार गुप्ता चैनल। आज की यह वीडियो पूरे साल की सबसे जरूरी वीडियो में से एक है, क्योंकि आज हम भारत के बजट 2026-27 को बहुत ही आसान और सीधी भाषा में समझने वाले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बजट भाषण करीब 1.5 घंटे का था, लेकिन हम आपको सिर्फ 10 मिनट में सारी जरूरी पॉइंट्स समझा देंगे। इस वीडियो में हम 4 से 5 बातें समझेंगे। पहली, देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। दूसरी, किन किन सेक्टर्स को बजट में फायदा मिला है। तीसरा, टैक्स में क्या बदलाव हुए हैं। चौथा, सबसे बड़ा सवाल कि शेयर बाजार 500 पॉइंट से क्यों गिर गया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बजट को समझना उतना मुश्किल नहीं जितना आपको लगता है। जैसे हम अपने घरों में सोचते हैं कि कमाई कितनी हमारी है, फिर खर्च कितना हमारा है, और फिर खर्च अगर ज्यादा होता है तो हम कहाँ से कर्ज लें या लोन लें। ठीक यही काम सरकार भी करती है, बस फर्क इतना है कि यह देश के स्तर पर होता है। अब आते हैं देश की आर्थिक स्थिति पर। सरकार ने अनुमान लगाया है कि अगले साल की कुल कमाई 36.5 लाख करोड़ रुपए होगी, और जबकि खर्च करीब 53.4 लाख करोड़ रुपए होगा। यानी खर्च ज्यादा है, और इसी फर्क को कहा जाता है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट की राशि करीब करीब 16.95 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन असली बात यह नहीं कि रकम कितनी है, असली बात यह है कि यह जीडीपी के मुकाबले कितनी है। अच्छी खबर यह है कि 2025-26 में फिजिकल डेफिसिट जीडीपी का 4.4% था, और 2026-27 में यह घटकर 4.3% होने का अनुमान लगा है। यानी सरकार धीरे धीरे घाटा कम करने की कोशिश में लगी हुई है, जो देश की अर्थव्यवस्था को एक अच्छा मजबूत बनाने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं डेब्ट टू जीडीपी रेशियो की। इस साल यह करीब 56.1% है, और अगले साल घटकर 55.6 होने की उम्मीद है। इसका मतलब यह है कि भारत अपने कर्ज को कंट्रोल में रख रहा है। कम कर्ज होने से देश का भविष्य कम ब्याज दर पर पैसे उधार मिलने की संभावना बढ़ाती है, और अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करती है। अब समझते हैं कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है। अगर सरकार को 100 रुपए मिलते हैं तो उसमें से करीब करीब 24 रुपए कर्ज से आते हैं। अब ये अलग बात है कि कहां से कर्ज लेती है, ये बाद में समझेंगे। 21 रुपए इनकम टैक्स से आता है, 18 रुपए करीब कॉर्पोरेट टैक्स से आती है, और करीब करीब 15 रुपए जीएसटी से आती है। अब पैसा जाता कहाँ है। 100 रुपए के खर्च में से करीब करीब 22 रुपए राज्यों के टैक्स के हिस्से के रूप में दे दिए जाते हैं, और करीब 20 रुपए सिर्फ पुराने कर्ज के ब्याज के रूप में चले जाते हैं। यही वजह है कि सरकार कर्ज और ब्याज को कम करने पर इतना जोर दे रही है। अब आते हैं सेक्टर्स पर। हर साल की तरह इस साल भी सबसे ज्यादा ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया है। पिछले साल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11.1 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, और इस साल इसमें बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। इससे शेयर बाजार, अर्थव्यवस्था दोनों के लिए पॉजिटिव माना जाता है। सरकार ने नए डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर बनाने की घोषणा भी की है, और 20 नए नेशनल वाटरवेज की शुरुआत करने की भी योजना लाई है, जिससे इंडस्ट्री, खनिज क्षेत्र और बंदरगाह बेहतर तरीके से जुड़ सकें। अगर अगर मंत्रालय की बात करें तो सबसे ज्यादा बजट मिला है वित्त मंत्रालय को, फिर मिला है रक्षा मंत्रालय को, उसके बाद सड़क परिवहन, रेल, कृषि, शिक्षा, और फिर आखिरी में स्वास्थ्य। सबसे ज्यादा ग्रोथ जिन मंत्रालयों में दिखा है उनमें से सबसे ऊपर मिनिस्ट्री है फिशरीज और डेयरी, उसके बाद डिफेंस, रेलवे और एजुकेशन। रेलवे में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, जैसे मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, चेन्नई से बेंगलुरु, और दिल्ली से वाराणसी होते हुए सिलीगुड़ी तक। इसका मतलब है कि तेज, साफ और बेहतर कनेक्टिविटी। अब कुछ और अहम सेक्टर्स की बात करते हैं। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 रीजनल मेडिकल हब बनाए जाएंगे, और करीब
1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए ISM 2.0 मॉडल लॉन्च किया गया है, जिसमें करीब 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए 2035 तक जरूरी उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी में भी छूट दे दी गई है, ताकि साफ ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बायो फार्म हब, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग और MSME सेक्टर के लिए हजारों करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अब आते हैं टैक्स से जुड़े बदलाव पे। सबसे पहला बदलाव बायबैक टैक्स के बारे में है। पहले शेयर बायबैक से मिलने वाला पैसा डिविडेंड की तरह ट्रीट किया जाता था, अब इसे कैपिटल गेन माना जाएगा, जो निवेशकों के लिए बहुत ही बेहतर चीज है। दूसरा बड़ा बदलाव टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, इसमें राहत मिली है। अगर कोई छात्र विदेश में पढ़ाई या मेडिकल खर्च के लिए पैसा भेजता है तो 5% TCS लगता था पहले, अब सिर्फ 2% TCS लगेगा। विदेश टूर पैकेज पर पहले 20% TCS लगता था, अब इसे घटाकर 2% कर दिया गया है, जिससे लोगों का कैश फ्लो बेहतर होगा। डेटा सेंटर सेक्टर में विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलिडे कर दिया गया है, ताकि भारत को ग्लोबल डेटा हब बनाया जा सके। अब बात करते हैं कि 1 फरवरी को शेयर बाजार 500 पॉइंट से नीचे क्यों गिरा। इसका सबसे बड़ा कारण है STT बढ़ाने का प्रस्ताव। फ्यूचर पर STT 0.02 से बढ़ाकर 0.05 कर दिया गया है और ऑप्शन पर 0.1 से बढ़ाकर 0.15 कर दिया गया है। हालांकि यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, लेकिन बाजार को यह फैसला थोड़ा भी पसंद नहीं आया। इसी वजह से BSE, MCX और ब्रोकरेज कंपनियों के शेयर्स में काफी तेजी से गिरावट आई और निफ्टी करीब 500 अंक टूट गया। कुल मिलाकर यह बजट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही मजबूत है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बाजार को झटका दे रहा है। अब बात करते हैं पांचवें और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे कि मिडिल क्लास के लिए इस बजट में क्या है। यही प्रश्न एक पत्रकार बंधु के द्वारा पूछा गया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से। तो पहले चंद सेकेंड कुछ क्षण वो खुद ही सोचने लगी, फिर थोड़ी जुमलेबाजी भी की। मैं आपको स्पष्ट और साफ कह दूं, इस बजट में मिडिल क्लास पर्सन्स के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं है। इसी के साथ वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत।